दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ये पूरी इकोनॉमी को, लोगों की लाइवलीहुड को और एनवायरनमेंट तीनों को बहुत ज्यादा डैमेज करता जा रहा है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकता है। यहां पर एक डिबेट और छिड़ जाती है, अगर आप इन्वायरमेंट पर ध्यान देंगे तो डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस करेंगे इन्वायरमेंट के साथ। तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को लेकर एक जो डिबेट छिड़ी रहती है, यहां पर इस चीज को बैलेंस करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई इसकी कोई, इस रेस का कोई एंड नहीं है कि कहां तक आप जाके डेवलपमेंट करेंगे। इसमें इन्वायरमेंट को आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रोटेक्शन देनी होगी जहां पर अब ऐसी स्टेज आ गई है कि हमें इन्वायरमेंट को डैमेज करने को भी एक तरह से इंटरनेशनल क्राइम की कैटेगरी में डालना होगा। अब यही एक रास्ता बचा है कि यहां पर हम इन्वायरमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट उभरकर सामने अब आया है इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में। यहां पर अगर बात करें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बात करता है इकोसाइड की। आखिर ये इकोसाइड क्या है, तो यहां पर देखते हैं इस पूरी वीडियो में, यहां पर समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर देखें तो मेंस 2019 के अंदर क्वेश्चन आया है। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि इलीगल सैंड माइनिंग के ऊपर, कोस्टल सैंड माइनिंग और उसके होने वाले नेगेटिव इफेक्ट जो एनवायरमेंट पर पड़ते हैं, उस पर यह क्वेश्चन पूछता है। अब अगर बात करें एनवायरमेंट को डैमेज करने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो सब एनवायरमेंटल क्राइम की कैटेगरी में आएंगी। अगर इकोसाइड के कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पर यह भी एक ऐसी एक्टिविटी है और कल को चलकर पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इकोसाइड जो एज ए कॉन्सेप्ट है ये एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर काफी ज्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या एक इंटरनेशनल क्राइम के रूप में हमें देखना चाहिए कि अगर कोई एनवायरमेंट को डैमेज करता है, क्या वो इंटरनेशनल क्राइम की कैटेगरी में डालकर हमें उसे ट्रीट करना चाहिए, ताकि अब यही रास्ता बचा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा प्रीलिम्स 2016 का अगर देखें तो यहां पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो ये पूरा टॉपिक जो रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन पर और डेवलपमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट को हमें कैसे बैलेंस करना है, ये सारी बातों की यहां पर चर्चा होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर मेंस में एनवायरमेंट, कंजर्वेशन और डिग्रेडेशन इन सब टॉपिक से जुड़ा हुआ है। टॉपिक में यहां पर हमारे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं उसमें अगर देखें कि भाई इकोसाइड आखिर क्या है, उसके अलावा ये जो इकोसाइड का कॉन्सेप्ट है इसकी चर्चा क्यों हो रही है, उसके अलावा बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हम इकोसाइड का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं इकोलॉजिकल लॉज के अंदर, एनवायरमेंट को बचाने वाले लॉज में। उसके अलावा यहां पर इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अगर इंप्लीमेंट करें तो उससे क्या समस्याएं हो सकती है, साथ में इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया की क्या पोजीशन चल रही है। अगर बात करें यहां पर, दरअसल यहां पर अगर आप देख सकते हैं इसको कहते हैं युकाटन पेनिनसुला। मेक्सिको को अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो आपको एक यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता चल गई। युकाटन पेनिनसुला में यहां पर एक रेल प्रोजेक्ट बना है जिसको बोलते हैं मायन रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, माया सभ्यता यहां पर एंशिएंट टाइम में रहती थी, तो उसी के नाम पर मायन ट्रेन प्रोजेक्ट यहां पर बना है जो कि दिसंबर में खुल जाएगा। अब यहां पर एक ये जो ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये जो एरिया है, यहां पर बहुत सारे घने जंगल हैं। ये एरिया आप देखें तो यहां पर इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज्यादा घने जंगल और पेड़ पौधे हैं। ऐसे में यहां पर ये जो ट्रेन प्रोजेक्ट चला है इसके ऊपर ये चर्चा की गई है कि ये जो ट्रेन प्रोजेक्ट है इसने एक तरह से इस पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से डैमेज किया है। ठीक है, एंशिएंट केव सिस्टम है यहां पर, उस एंशिएंट केव सिस्टम को डैमेज किया है और फॉरेस्ट को यहां पर डैमेज किया है। और ये एक तरह का एथनोसाइड जैसे होता है उसी तरह से ये एक तरह का इकोसाइड, आपको क्राइम्स ऑफ इकोसाइड की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रिब्यूनल है ये एक ट्रिब्यूनल है इंटरनेशनल लेवल का जो कि नॉन बाइंडिंग जजमेंट्स देता है। इस ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यहां पर इसको आप इकोसाइड की कैटेगरी में इस क्राइम को रखेंगे जो यहां पर ये सारा ट्रेन प्रोजेक्ट मेक्सिको के अंदर चला है। यहां पर अगर बात करें तो इकोसाइड आखिर क्या होता है, तो एक ग्रीक और लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है कि एनवायरमेंट को डैमेज करना या फिर किसी के घर को डैमेज करना। तो यहां पर हम बात, जाहिर सी बात है, एनवायरमेंट को डैमेज करने से कर रहे हैं। तो इकोसाइड एनवायरमेंट के डैमेज से जुड़ा हुआ है, अगर आप बहुत सीरियस डैमेज पहुंचाते हैं एनवायरमेंट को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर अगर आप किसी ऐसे एरिया में जो एनवायरमेंटली काफी सेंसिटिव है, वहां पर आप एयरपोर्ट्स बनाते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, ये सभी एरिया बहुत बड़े एरिया
ये सभी प्रोजेक्ट जो हैं बहुत बड़े एरिया में बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर मरीन लाइफ को डैमेज होता है, फॉरेस्ट लाइफ को डैमेज होता है, वाइल्ड लाइफ को डैमेज होता है, जैसे कि इलीगल सैंड माइनिंग भी इसी का एक पार्ट है। पूरा एक इकोसिस्टम जिन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से पूरा एक इकोसिस्टम डैमेज होता है, वो यहाँ पर इस तरह की इकोसाइड की कैटेगरी में आप उन सब चीजों को रख सकते हैं। जैसे अगर आप जंगलों को साफ करते हैं डिफॉरेस्टेशन टाइप से, ठीक है। चलिए यहां पर अगर बात करें तो मैक्सिको भी अब सोच रहा है कि हमें यहां पर ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि इकोसाइड की बात करते हो, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इकोसाइड पर आधारित कानून बनाने होंगे। अब अगर यहां पर बात करें इकोसाइड का, अगर बात करें इंटरनेशनल क्राइम के रूप में कैसे कॉन्सेप्ट सामने आता है, तो यहां पर दरअसल एक बायोलॉजिस्ट थे आर्थर गेल्सन, 1970 में इन्होंने पहली बार जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है इसको लिंक करा किससे, जेनोसाइड से। जिस तरह से जेनोसाइड एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ठीक है, इसके अंदर ये किस तरह, ये इंसान की जान लेने से जुड़ा हुआ क्राइम है मास लेवल पर। तो उसी तरह से अगर आप इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं मास लेवल पर, तो इन्होंने कहा वो भी एक प्रकार का जेनोसाइड है। और इन्होंने कब इस बात को रिकॉग्नाइज करा, दरअसल जब वियतनाम वॉर चल रही थी तो यूएस ने एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया था। ये एजेंट ऑरेंज क्या करता है, अगर आप पेड़ पौधों में एजेंट ऑरेंज को डाल देंगे तो धीरे धीरे पेड़ पौधे डैमेज होकर सूख कर खत्म हो जाते हैं। यानी कि वियतनाम वॉर में, वियतनाम में घने जंगल थे, वहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था, वहां के लोग जंगलों में छुप छुप कर अटैक कर रहे थे। तो यूएस ने क्या करा, जंगलों को ही खत्म करने के लिए, साफ करने के लिए एजेंट ऑरेंज का छिड़काव करा। इस चीज को, ये जो इंटेंशनली जो यहां पर यूएस ने एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाया, इसको एक तरह से यहां पर जेनोसाइड से इक्वेट करा और इकोसाइड जैसी टर्म के से हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर एक ब्रिटिश लॉयर थे जिन्होंने 2010 में यूनाइटेड नेशंस के आगे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आगे ये बात रखी कि भाई इकोसाइड को आप रिकॉग्नाइज करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स हैं ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज के मैटर्स में डील करता है, ठीक है। तो अगर यहां पर बात करें इंटरनेशनल क्राइम्स को डील करने वाला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। अगर बात करें यहां पर रोम स्टैच्यू के द्वारा बना हुआ है, रोम स्टैच्यूट इंडिया ने साइन नहीं किया है, आपको यहां पर बता दूं मैं, ठीक है। 2002 में रोम स्टैच्यूट की मदद से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ये वहीं पर है जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बिल्डिंग है, हेग में, नेदरलैंड्स में। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अकॉर्डिंग 4 तरह की एट्रोसिटीज होती हैं। एक होता है जेनोसाइड, एक होता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एक होता है वॉर क्राइम और एक होता है क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये इंटरनेशनल लेवल के क्राइम्स हैं, ठीक है। अब अगर बात करें यहां पर वॉर क्राइम जो है, यही एक ओनली ऐसा प्रोविजन है यहां पर जिसके अंदर आप किसी को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि उसने एनवायरनमेंट को डैमेज किया है। यानी कि वॉर क्राइम के दौरान होने वाले जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसमें आप किसी को इस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। लेकिन यहां पर भी आप समस्या है कि वो काम इंटेंशनली किया गया हो और वॉर टाइम के दौरान किया गया हो। तो जितने भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जितने भी यहां पर प्रोविजंस हैं, इसके अंदर सिर्फ वॉर क्राइम ही एक ऐसा प्रोविजन है जिसके अंदर आप एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाने वाले अगर स्टेप्स लेते हैं तो उसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ क्राइम। अब अगर यहां पर बात करें, इसमें समस्या यह है इंटेंशन आपको प्रूव करना पड़ेगा और दूसरी ये वॉर टाइम के दौरान का काम जो है, क्राइम जो है किया गया हो। यहां पर एक चीज हमें समझ आती है, एक चीज अब हमें जो समझ आई है, मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम यह है कि इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाले, अगर मास लेवल पर आप इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं तो ऐसे में आपके पास कोई ऐसा प्रोटेक्ट नहीं है जो इन्वायरमेंटल डैमेज को एक इंटरनेशनल क्राइम के रूप में कैटेगराइज करता हो, सिर्फ इसलिए कि आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया है। यानी कि अगर आप अगर आज देखें यहां पर वॉर क्राइम में आप कर रहे हैं ट्रीट इन्वायरमेंटल डैमेज को, जिसके अंदर आपको और भी एस्पेक्ट्स ध्यान रखने होंगे, लेकिन क्योंकि सिर्फ इन्वायरमेंटल डैमेज खुद में हुआ है, सेपरेटली उसको आप एक यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल की आपने नहीं बनाई, ऐसा कोई कानून हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कानून लेकर आने की, इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर अगर आप डैमेज पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट को, सीरियस डैमेज, वहां पर उसे एक इंटरनेशनल क्राइम के रूप में ट्रीट किया जाए, ना कि किसी और दूसरी कैटेगरी का सहारा लेकर वहां पर आप उसको डील करें, ठीक है। चलिए, जैसे कि ऐसे मौके वरना हमें देखने को मिलते रहेंगे, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो जून में यहां पर नोवा खखोवा जो डैम है इसको
डैमेज पहुंचाया गया और इससे होने वाला जो नुकसान है, इससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। और इस डैम के डैमेज की वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा, हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का एनवायरमेंटल क्राइम है, क्योंकि एनवायरनमेंट को डायरेक्ट इस डैम के टूटने से डैमेज पहुंचा है। और ऐसे में यहां पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दरअसल रशिया आरोप लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन आरोप रशिया के ऊपर लगा रहा है कि भाई आपने इसको डैमेज पहुंचाया है। अब इस तरह के क्राइम वरना होते रहेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी वेपनाइज किया जा सकता है वॉर के समय में, ठीक है। तो वॉर के समय में तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए वॉर का समय नहीं चल रहा है और कोई बड़े बड़े इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स इस तरह से किए गए जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखा गया और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट डैमेज को ध्यान में नहीं रखा गया। तो ऐसे में क्या, जब पीस के दौरान, शांति के दौरान एनवायरमेंट को डैमेज किया जाए और वो भी इंटेंशनली, तो ऐसी चीजों के लिए भी कानून बनना चाहिए। इसीलिए एनवायरमेंटल डैमेज को एक इंटरनेशनल कानून से, इंटरनेशनल क्राइम के रूप में सेपरेटली डील करना चाहिए, ये इकोसाइड का कॉन्सेप्ट कहता है। तो यहां पर इकोसाइड की अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन है, उसने एक डेफिनेशन सजेस्ट की है, ठीक है, जिसके अंदर अगर ये डेफिनेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कैटेगरी के अंदर रख देगा, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में रख देगा इकोसाइड को, ठीक है। तो यहां पर एक डेफिनेशन सजेस्ट की गई है, लेकिन इसमें अगर आप देखें, यहां पर इस डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये डेफिनेशन कहती है कि इकोसाइड क्या है। तो कहता है कि अनलॉफुल और wanton acts committed with the knowledge that there is substantial likelihood of severe and either widespread or long term damage to the environment being caused by the acts। अब यहां पर आपको दो शब्द दिखते हैं, अनलॉफुल और wanton, उसके अलावा लॉन्ग टर्म डैमेज। तो कहता है कि ये जो टर्म्स हैं ये वेग टर्म्स हैं और इसका मिसयूज भी हो सकता है आने वाले समय में, तो इसके कंसर्न जो है वो यहां पर देखेंगे। तो ये एक डेफिनेशन सजेस्ट की गई है। तो एक तरह से अभी ये कॉन्सेप्ट नया है, इसको डिफाइन करने की जरूरत है, फिर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो यहां पर इसको जरूरत है अच्छे से डिफाइन करने की, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें पूरी दुनिया में क्या स्टेटस है इकोसाइड को लेकर, क्या ये इतना नया कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर भी अभी आपको किसी कंट्री में किसी भी कानून में क्या देखने को नहीं मिलता, या फिर कुछ कंट्रीज इस पर कानून ऑलरेडी बनाकर बैठी हुई हैं। तो यहां पर अगर आप देखें 11 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इकोसाइड एक क्राइम है। उसके अलावा 27 कंट्री अभी सोच रही हैं कि इसको हम अपने देश के अंदर एक कानून के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर इसमें देखेंगे कि आप ये क्या करते हैं, क्रिमिनलाइज करते हैं एनवायरमेंटल डैमेज को, अगर वो जानबूझकर विलफुली किया गया है, ठीक है, और अगर इंसानों को हार्म करता है, एनिमल्स को और प्लांट स्पीशीज को हार्म करता है। उसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट की अगर बात करें तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इकोसाइड के ऊपर लॉ बनाने के लिए यूनानिमसली इस पर सहमति अपनी जताई थी। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो ज्यादातर देशों के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर मास डिस्ट्रक्शन ऑफ पेड़ पौधे, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, पॉइजनिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर और वाटर, और डेलिबरेट एक्शन कैपेबल बाय कॉजिंग इकोलॉजिकल डैमेज, डिजास्टर, इस तरह की डेफिनेशंस का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यहां पर मैप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो हरी कंट्रियां हैं ये अभी सोच रही है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोसाइड के ऊपर कानून बनाने के लिए, जबकि ये जो कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया और रशिया के आसपास सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो आप देखेंगे ज्यादातर ये इकोसाइड पर कानून बना चुकी हैं, जबकि हमें उम्मीद नहीं थी। हमें लगता था कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये ज्यादा एक्टिव होंगे इस मामले में, लेकिन आप देख सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इन्होंने इस पर कानून बना रखा है, ठीक है। चलिए उसके अलावा यहां पर अगर बात करें क्या इसके कानून के फायदे हो सकते हैं अगर आप इकोसाइड को एक इंटरनेशनल क्राइम की तरह डील करें, तो कहता है कि इंटरनेशनल क्राइम की तरह डील करते अगर आप, तो यहां पर अमेज़न जो जंगल है उनका जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है पिछले कुछ सालों में बहुत मास लेवल पर ये नहीं होता क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम के रूप में आ जाता। डीप सी ट्रॉलिंग, जो आप समुद्र के अंदर डीप लेवल पर जाकर फिशिंग करते हैं और जो सी बेड है आप सी बेड को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी नहीं होता। ये सारी जो डैमेज है ये काफी ज्यादा इन्वायरमेंट को लार्ज स्केल पर डैमेज करते हैं। और उसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, जिसके लिए आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी से जो पीड़ित लोग हैं आज भी वो मुआवजा उनको पूरी तरह से नहीं मिला है, आज भी उनके डैमेज की भरपाई नहीं हो पाई है। ऐसी ऐसी जो ट्रेजेडीज हैं इनको आप रोक सकते थे अगर इकोसाइड के लॉज यहां पर होते। तो कहता है कि जैसे कहता है कि यहां पर आप बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज जो हैं, सरकारें जो हैं, उनको आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं इकोसाइड लॉ के तहत।
उसके अलावा यहां पर अगर बात करें एनवायरमेंटल डैमेज की, तो अभी एनवायरमेंटल डैमेज एक मॉरल क्वेश्चन है। अगर कोई कंपनी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करती है, कोई सरकार या कोई कंपनी कहीं पर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाती है, तो वहां पर डेवलपमेंट करना एक मेन गोल होता है। एनवायरमेंट को डैमेज ना किया जाए, वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा, आपके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने कहीं डैमेज कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, कई बार पेनल्टीज देकर आप छूट जाते हैं। एक वो क्राइम सीरियस क्राइम नहीं है, वो एक तरह से ज्यादातर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रोक पाती है। उसके लिए आप कानून को इस तरह से डाइवर्ट कर देते हैं, इस तरह के कानून बना लेते हैं कि आपके इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं अपने देशों के, आप उनको बाईपास कर सकते हैं। तो अभी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को देखा जाता है। जरूरी है कि इसको एक क्राइम के रूप में देखा जाए और लीगली बाइंडिंग यहां पर चीजें, कुछ कानून ऐसे बनाए जाएं। तो यहां पर कहता है कि अगर आप इसको क्राइम के रूप में कैटेगराइज कर देंगे, तो मान लीजिए कहीं पर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है और ऐसे में वो एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचा सकता है लार्ज स्केल पर और क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है। तो ऐसे में जो कुछ कंपनियां होंगी, इंटरनेशनल कंपनीज होंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी, जो कि आगे चलकर एक क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में देखा जा सकता है, जो कि एक पोटेंशियली एक क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट फिर अवॉइड की जा सकती है अगर आप उसको क्राइम की कैटेगरी में डाल देंगे। तो इस तरह से आप यहां पर रोक सकते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म में डैमेज करते हैं एनवायरमेंट को। उसके अलावा यहां पर आप ऐसी कंट्रीज को जस्टिस दे सकते हैं जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर हो सकता है, जैसे छोटे आइलैंड नेशंस जो हैं, जैसे कि अगर बात करें यहां पर वनातु और बारबुदुआ, ये ऑलरेडी लॉबी कर रहे हैं आईसीसी के अंदर, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये ऑलरेडी ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई क्राइम अगेंस्ट एनवायरमेंट जो है इसको इंटरनेशनल क्राइम घोषित किया जाए, ठीक है, और इंटरनेशनल लॉज लेकर आए जाए। अब इससे जुड़े हुए कंसर्न क्या है, जो डेफिनेशन सजेस्ट की गई है, ठीक है, उस जो डेफिनेशन अभी सजेस्ट की गई है उसके अंदर लॉन्ग टर्म वाइड स्प्रेड डैमेज, ये ऐसे शब्द जो हैं ये कैसे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि क्लियर कट डिफाइन नहीं है, तो इनका मिसयूज हो सकता है। उसके अलावा जो वेंटन डैमेज ये बात की गई है कि लार्ज स्केल पर ये जो डैमेज है, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये एक इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट छेड़ देता है कि आप कैसे लास्ट में बैलेंस करेंगे एनवायरनमेंट को और डेवलपमेंट को। अल्टीमेटली आपको डेवलपमेंट भी करना है। एक एरिया के लोग अगर आज ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको समस्या है कि एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है और धरती का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको समस्या हो रही है, सेम एरिया में रहने वाले लोग कल को इस बात की भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी चीज हमें देखने को मिलती है इस कानून के तहत। उसके अलावा यहां पर इंडिया की अगर बात करें, जैसे कि अगर इंडिया की बात करें यहां पर डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की डिबेट में, तो यहां पे इस एग्जांपल को आप कोट कर सकते हैं, याद रखेंगे। ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को। यहां पर सरकार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहती है, साथ में यहां पर सरकार एयरपोर्ट बनाना चाहती है और पोर्ट डेवलपमेंट एरिया बनाना चाहती है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार के अंदर, और यहां पर अगर आप देखें बताया जा रहा है कि लगभग 9 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं, और इससे क्या होगा, वहां का जो एनवायरनमेंट है, जो इकोलॉजी है, फॉरेस्ट इकोलॉजी, उसको नुकसान होगा। इंडिजिनस कम्युनिटी जो ट्राइबल्स लोग वहां पर रहते हैं उनको यहां पर समस्या हो सकती है। तो इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट में आप इसको कोट कर सकते हैं। साथ में ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, इस ज्यूरिसडिक्शन को आप इकोसाइड का ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, यहां पर एक समस्या यह भी है कि इकोसाइड का आप ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं नेचर के, क्राइम अगेंस्ट नेचर बहुत सारे ऐसे हैं एनवायरमेंटल क्राइम्स जो कि इंटरनेशनल कंपनीज करती है किसी दूसरे देश में जाकर, क्योंकि आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज का जमाना है। तो अगर बात करें यहां पर ये ज्यादातर ट्रांसनेशनल होते हैं इन नेचर, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ या तो सरकारी कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी जब किसी दूसरे देश में जाके व्यापार कर रही है, खासतौर पर ऐसी कंपनी में, ऐसी कंट्री में जो कंट्री आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें यहां पर कोका कोला का केस है। कोका कोला जो है, इसने एक बार कोका कोला पे ये कोका कोला के साथ ये समस्या हुई थी कि इंडिया की जो लैंड है, इंडिया की जो जमीन है, इसको पॉइजन कर दिया गया था। जैसे कि इनका जो वेस्ट डिस्चार्ज होता था, इससे क्या हुआ, कोका कोला के वेस्ट डिस्चार्ज से इंडिया की जमीन के अंदर पॉइजनिंग हो गई और जो किसान थे उनको बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उनके जो
जमीन का जो पानी था, ग्राउंड वाटर, वो डैमेज हो गया था, यहां पर पॉल्यूट हो गया था, ठीक है, किसकी, कोका कोला की कमियों की वजह से। अब कोका कोला ने ये एक तरह से क्या करा, इन्वायरमेंटल क्राइम करा, और ये इंडिया में करा, लेकिन इंडिया जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप कैसे ज्यूरिसडिक्शंस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से जुड़ी हुई यहां पर चीजें आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में इकोसाइड का कॉन्सेप्ट कहां तक पहुंचा है, तो यहां पर कुछ इंडियन जजमेंट्स में इकोसाइड टर्म का इस्तेमाल जरूर हुआ है, लेकिन इंडिया में अभी भी आप देखेंगे इकोसाइड पूरी तरह से एक कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप नहीं हुआ है। जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने इकोसाइड टर्म का इस्तेमाल किया था जब यहां पर बात की थी कि भाई टिम्बर्स जो है, टिम्बर्स का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, जंगलों से ज्यादा टिम्बर नहीं काटे जाने चाहिए, तो इकोसाइड का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा टीएन गोदावरन जो केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एक वाइड यहां पर एस्पेक्ट प्रोवाइड कराया था। तो टीएन गोदावरन केस इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि भाई किसी भी तरह के जंगल हो, चाहे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो, चाहे उसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट हो, सभी फॉरेस्ट हैं, यहां पर आप फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको वाइड करा था थोड़ा टीएन गोदावरन ने। अब यहां पर अगर बात करें तो ये कहता है कि हमें जरूरत है कि इन्वायरमेंटल लॉ की जब बात करें तो जो एंथ्रोजेनिक यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी कि हमें इंसान की नजर से, इंसान को क्या नुकसान हो रहा है इसकी नजर से थोड़ा बाहर निकलकर एनवायरमेंट के एस्पेक्ट में भी देखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के अंदर अगर बात करें आपको मिलेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये सभी कानून अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पे समस्या ये है कि ये सभी कानून अलग अलग हैं। यहां पे कहते हैं कि इन सभी कानूनों को कंसोलिडेट करके एक सिंगल कोड बनाना चाहिए और इस पर डिबेट डिस्कशन शुरू करने चाहिए, किस पर, इकोसाइड पर, कि कैसे इन कानूनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ, ठीक है, स्ट्रीमलाइन कर, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रीमलाइन करना होगा। उसके अलावा जैसे अगर बात करें यहां पर जरूरी है कि इंडिया के अंदर इकोसाइड पर आप डिस्कशन शुरू करें, उससे पहले जरूरी है कि इंडिया के जो कानून हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उन सभी को आप स्ट्रीमलाइन करें और एक सिंक में लेकर आएं, तब यहां पर इकोसाइड पर चर्चा आप करें, ठीक है। चलिए, तो आप मेरे साथ प्लस क्लास में जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और स्पेशल क्लास में भी। स्पेशल क्लास में आप मेरे साथ 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगा सकते हैं SMK लाइव, ये आपको लगभग 50% तक डिस्काउंट आराम से दिला सकता है। उसके अलावा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है। अब यहां पर आप अनअकैडमी में, ठीक है, अगर आप 4 से 5 सितंबर तक आते हैं तो आप 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं पेड कोर्सेज में। बिल्कुल, पेड कोर्सेज में आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, 7 दिन का फ्री ट्रायल। तो आप यहां पर एक बार पेड कोर्सेज का एक्सपीरियंस लेकर फिर पेड कोर्सेज आप लेकर देख सकते हैं। साथ में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलते हैं, सीसेट और एसए दोनों कवर होते हैं। यहां पर आरंभ बैच 2024 का फाउंडेशन बैच है, कोड वही रहेगा SMK लाइव। तो SMK लाइव कोड लगाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, ठीक है। तो यहां पर EMI पर भी ले सकते हैं, लेकिन कोड रहेगा SMK लाइव। उसी तरह से पुणे में अब ऑफलाइन सेंटर है, यहां पर भी इसको देख सकते हैं, कोड वही रहेगा SMK लाइव, ठीक है। साथ में यहां पर जाते जाते इस PYQ को अटेम्प्ट करेंगे जो कि 2022 में पूछा गया है, ठीक है। और ये कहता है कि वेटलैंड्स जो है किस चीज को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाते हैं, कौन सा फंक्शन आपको दिखेगा जो वेटलैंड्स का सबसे अच्छे से यहां पर बताया गया है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।